आप में से कितने लोग हैं जो जिनका आज पहला क्लास है बायोलॉजी का? सौरभ आपका, और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन चैट सेक्शन ऑल्सो। सौरभ आपका, आई थिंक रॉबिन्स आपका, जी सर। आपका ये पहला क्लास है? जी सर। ओके, नहीं श्रेयांश आपका पहला नहीं है, आपने अटेंड किया है पहले। तो देखिए बेसिकली हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, एंड पहला जो चैप्टर है एक्चुअली एनसीईआरटी की हम बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से पहला जो यूनिट है वो डाइवर्सिटी है, लेकिन क्योंकि बेसिक जो आपको बायोलॉजी है वो समझ में आएगा सेल पढ़ने के बाद, इसीलिए सेल वाला जो यूनिट है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। एंड हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा भी होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रीवियस क्लासेस में, जिनका ये पहला क्लास है उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में 9th में कुछ सेल हेलो। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा। तो हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास एंड होगा तो मैं पीछे से आपके लिए कुछ रिवाइज कर दूंगा चीज़ें, जिससे आप क्लियर हो जाएंगी आपको बहुत सारी चीज़ें। एंड जो पुराने वीडियो लेक्चर्स है उसको आप देख लेना, एंड नोट्स है उसको देख लेना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना। तो रॉबिन्स आप मैथ्स लिए हुए हैं? जी सर। ये बायो की क्लास है रॉबिन्स। ठीक है, ओके। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंपोनेंट्स मैंने बता दिया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड कंपोनेंट्स की हम बात करें तो हाँ बोलिए। तो नहीं रहे हेलो, किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं, चलिए। तो देखिए कंपोनेंट्स की हम बात करें तो लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स हम लोगों का हो गया था, 3 कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा था। एक जो था वो सिस्टर्नी था, दूसरा जो था वो ट्यूब्यूल्स था, तीसरा जो था वो वेसिकल्स था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये तो हम लोगों का एक कंपोनेंट्स हो गया, एंड नेक्स्ट अब हम लोगों को टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ना है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको हम लोग सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि पूरा जो साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट होता है, या फिर साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में बांटता है। एक कंपार्टमेंट क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला, जिसको हम लोग लुमिनल स्पेस कहते हैं, लुमिनल कहते हैं, एंड दूसरा होता है उसके बाहर एक्स्ट्रा लुमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एक्चुअली टाइप्स ऑफ ईआर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स के ईआर को देखते हैं। तो सिंपल इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, हम टैबुलेट फॉर्म में पढ़ेंगे कि हमको क्लैरिटी हो। एक तरफ हम रफ ईआर लिख लेंगे, रफ ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी तरफ हो गया स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोगों के पास भाई 2 हो गया, एक तो रफ हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया स्मूथ हो गया। दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं हम लोग। ये स्मॉलर हम कह सकते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में 8, 9, 10th वगैरह में, आप लोगों ने 10th में तो खैर नहीं 8, 9 में देखा होगा
कि आरईआर और एसईआर में मेजर जो डिफरेंस होता है वो एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के कारण होता है, जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। मतलब सिंपल कि आरईआर पे राइबोसोम पाया जाता है, एंड इसको रफ के साथ साथ एक और वर्ड से बोला गया, इसको रफ या फिर ग्रैनुलर वर्ड लगाया गया। ग्रैन्यूल का मतलब होता है ना दाना, जैसे मान लो कि सरसों का दाना हो गया, तो ग्रैनुलर मतलब दानेदार होता है। दूसरा क्या हो गया, ए ग्रैनुलर हो गया, तो इसको ए ग्रैनुलर भी कहते हैं। और तो इसको ग्रैनुलर ईआर भी कह सकते हैं, या फिर स्मूथ को हम कह सकते हैं ए ग्रैनुलर। अब देखिए एक एक करके हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आरईआर जो होते हैं उस पे रफ होने का मेजर कारण क्या है भाई, राइबोसोम्स का पाया जाना। तो मान लो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं मेनली हम लोग कह सकते हैं इन पे कि राइबोसोम्स कौन से राइबोसोम्स किस टाइप के, तो दो टाइप के होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। एक बड़ा वाला टाइप होता है जिसको 80S टाइप कहते हैं, बाइंड्स बाय देयर लार्जर सब यूनिट with the help of with the help of two glycoproteins। अब देखिए, याद करिए मैंने पढ़ाया था बायो मेम्ब्रेन, ठीक है, मैंने पढ़ाया था बायो मेम्ब्रेन एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के हिसाब से जितने भी बायो मेम्ब्रेन्स होते हैं, लिविंग मेम्ब्रेन, चाहे वो कोई ऑर्गेनेल का हो या सेल मेम्ब्रेन हो, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। मतलब सब सारे के सारे क्या है, एक ही सब्सटेंसेस से बने होते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि ये जो है, ऐसा समझना कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये लुमिनल स्पेस हो गया अंदर। अब इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, ये समझो राइबोसोम है। इसका दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर होता है। एक स्मॉलर होता है, दूसरा लार्जर होता है। एंड ये है आपका स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम में। अगर हम 80S की बात करें तो स्मॉलर वाला 40S होता है एंड लार्जर वाला 60S होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। एंड ये दो राइबो प्रोटीन से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। ये हो गया ऐसे, एक ग्लाइकोप्रोटीन ये मेम्ब्रेन का समझो, एंड दूसरा ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, इससे ये ऐसे राइबोसोम जुड़ा होता है। मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो गया, एंड इस पे राइबोसोम जो जुड़ा होता है अपने लार्जर वाले सब यूनिट से जुड़ा होता है। किस चीज से, तो दो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिससे वो जुड़ने का काम करता है। दोनों का नाम भी रखा गया, एक को रखा गया राइबोफोरिन फर्स्ट, ये है राइबोफोरिन, ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन फर्स्ट। दूसरा वाला जो हो गया वो है राइबोफोरिन सेकंड, राइबोफोरिन सेकंड। तो दो राइबोफोरिन्स यानी कि दो ग्लाइकोप्रोटीन्स के द्वारा जो है राइबोसोम अटैच होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। तो ये पहला चीज हो गया। अगर मैं यहीं पे स्मूथ ईआर की बात करूं तो स्मूथ ईआर में ना तो राइबोसोम पाए जाते हैं ना तो राइबोफोरिन्स पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं बोथ राइबोसोम्स
राइबोफोरेंस आर एब्सेंट। तो ये पहला हम लोगों का पॉइंट हो गया जो कि आरईआर और एसईआर के बीच है। लिखिए दोस्तों, सिंपल क्या है कि राइबोसोम आगे हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर एक लार्जर। स्मॉलर वाला 40s, अब बोलोगे 40 + 60 मिलके तो 100 होना चाहिए, लेकिन ये देखो थोड़ा धसा हुआ है तो ओवरऑल साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, 80s टाइप का हो जाता है। वहीं 70 में हम देखते हैं ना तो छोटा वाला 30 होता है एंड बड़ा वाला 50 होता है। अगेन 30-50 तो 80 होता है, लेकिन वो साइज में क्या होगा 70। तो लार्जर सब यूनिट से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन। कौन कौन से, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। ये ईआर का सरफेस हो गया। हो जाएगा तो बोलिएगा। निशिता, आपकी भी ये पहली क्लास है ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में पहले की चीजों को रिवाइज कर लेंगे। अभी से ओके सीखने की कोशिश कीजिए और जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ओके सर। नहीं रौनक, यूकैरियोटिक सेल में 70s ईआर पे नहीं होता है। 70s जो होता है ऑर्गेनेल के अंदर होता है। हो गया? देखिए, हम लोग कह रहे नहीं श्रेयांश, प्रोकैरियोट्स में ईआर नहीं होता है लेकिन राइबोसोम होता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों के कंपोजिशन की बात करूं तो ये रफ वाला जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्नी से बना होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से मेनली ये बना होता है। एंड वहीं पे अगर मैं एससीआर की बात करूं तो वो ट्यूब्यूल से बना होता है, मेनली composed of tubules, mainly composed of tubules। ये मेनली ट्यूब्यूल से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर।
एंड वहीं पे SCR जो होता है वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। लेस स्टेबल स्ट्रक्चर, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। अब देखिए, हम RER की बात कर रहे हैं, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो इनका फंक्शन क्या है भाई, वही होगा, क्योंकि इस पे राइबोसोम पाया जा रहा है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। तो RER वहाँ ज़्यादा पाया जाता है उन सेल्स में जिनका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम करते हैं। वहीं पे SCR उन सेल में ज़्यादा पाया जाता है जो कि लिपिड का सिंथेसिस या हम ग्लाइकोजन के सिंथेसिस की बात करते हैं, उनका सिंथेसिस वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो दोनों का हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेल में डिपेंड अपॉन द फंक्शन द सेल परफॉर्म। ठीक है, कैसा वो सेल्फ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इस कारण से उनका ER का जो डिस्ट्रीब्यूशन है SCR और RER का, वो सेल में कैसे होगा, कितना होगा, ये डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं कि abundantly found in cells which are actively engaged in protein synthesis, and secretion। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है भाई, लिवर जो है हमारा वो इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। साथ ही साथ बहुत सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, इसीलिए पेनक्रियाज जो है उनमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सिक्रीशन में म्यूसिन प्रोटीन है एक तरह का, जो म्यूकस में पाया जाता है, जो कि गॉबलेट सेल्स यानी कि म्यूकस सेल प्रोड्यूस करते हैं। गॉबलेट बोलते हैं उनको, गॉबलेट सेल्स। वहीं पे अगर मैं SCR की बात करूं तो SCR वैसे सेल्स में ज़्यादा पाया जा रहा है, जाहिर सी बात है, जो क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करेगा। जैसे कि एडिपोज टिश्यू जो कि लिपिड सिंथेसाइज करता है, उसको स्टोर करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं मसल सेल्स जिसमें ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है। लिवर सेल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सिंथेसिस होता है। बहुत सारे हमारे जो हॉर्मोन्स है जो कि स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, जो एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हम नाम लेते हैं, आप एड्रीनलिन हो गया एक तरह का। ठीक है, तो ये एक तरह का स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, मतलब ये फैट इसमें प्रेजेंट होता है। abundantly occurs in those cells which are concerned with concerned with glycogen and lipid metabolism, lipid मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आपके क्या क्या हो गए भाई, एग्जाम्पल आपके एडिपोज टिश्यू हो गए, एडिपोज टिश्यू,
एडिपोज टिश्यू के साथ साथ इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये भी फैट स्टोर करना चाहते हैं या स्टोर करते हैं। मसल सेल्स, मसल्स हो गए। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, स्टोरिंग, ग्लाइकोजन स्टोरिंग, यहाँ तक लिखे तो बेसिकली दो अंतर है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि क्या क्या अंतर हमारे पास। एक तो आरईआर क्या है, राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोफ्लोरिन से वो अटैच होता है ईआर के सरफेस पे। स्मूथ में दोनों नहीं पाया जाएगा। दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो है आरईआर जो है सिस्टर्नी से बनाता है, वो टिब्यूल से बनता है। सिस्टर्नी के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है, वो लेस स्टेबल होता है। आरईआर कहाँ पाया जाएगा, वैसे सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, एंड एसईआर जो लिपिड का सिंथेसिस करता है। हो गया, एक मिनट दे रहे, लिख लीजिए ताकि लोग। हो गया, चलिए देखिए, तो लास्ट पॉइंट लिख ले रहे हैं, हमारा हो जाएगा। ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, लिवर सेल्स। फिर लास्टली है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड होता है, जिसका बाहरी बाहर बाहर का जो पार्ट है, हमेशा याद रखिएगा कोई भी ऑर्गन के आउटर जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर वाले को मेडुला कहते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारा। तो इसी के साथ हम लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। तो नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगा हमारा वो है फंक्शंस ऑफ ईआर। फंक्शंस ऑफ ईआर। ईआर का क्या क्या फंक्शंस है वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। अगर मैं सबसे पहले फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला जो फंक्शन है, क्योंकि ईआर क्या है, एक तरीके से पूरा का पूरा अंदर से कंपार्टमेंट या ट्यूब बन रहा है, तो वो एक पिलर का काम कर रहा है।
हम कह सकते हैं कि ईआर जो है वो सेल को एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क या एक हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, एक एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पहला फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, अगर हम मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें तो दो तीन चीजें हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। माइक्रो फिलामेंट्स, पतला पतला ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, माइक्रो फिलामेंट्स और माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसको। वो सारे मिलके ना और ईआर के साथ एक एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ER, ER forms endoskeleton, forms endoskeleton of cell, forms endoskeleton of cell। ठीक है। दूसरा चीज क्या है भाई कि ईआर, देखो ईआर के अंदर क्या है, पूरा ट्यूब का नेटवर्क फैला हुआ है, तो कोई भी सब्सटेंस है इधर से उधर आराम से वो क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो एक कंडक्टिंग सिस्टम भी बना रहा है कि भाई सब्सटेंस मान लो कि उसको एक ऑर्गेनल वहां पे रिलीज किया, अब दूसरे तक पहुंचना है, तो एक एक तरीके से समझो बस या ट्रेन का काम कर रहा है कि भाई उसके थ्रू आराम से वो जा सकता है सब्सटेंस। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज की हम बात करें, मतलब क्या हो गया कि सेल जो है आपस में सब्सटेंसेस इधर से उधर भेज रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ईआर जो है हमारा, ईआर फॉर्म्स एक कंडक्टिंग सिस्टम, एक कंडक्टिंग सिस्टम, ईआर फॉर्म्स ए कंडक्टिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पे कि ईआर तो सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म में भाई फैला हुआ है। कहीं कहीं पे ना वो साइटोप्लाज्म, मान लो कि हम ईआर बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे जो ट्यूब्यूल के फॉर्म में हुआ या फिर सिस्टर्नी के फॉर्म में है, वो ज़्यादा ट्यूब्यूल के फॉर्म में। ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को भी टच करता है। तो सब्सटेंसेस को ना तो ये सिर्फ अंदर अंदर पहुंचाएगा दूसरे ऑर्गेनल तक, इंट्रासेलुलर ट्रैफिक बोल सकते हैं, उस सब्सटेंसेस को क्या करता है, बाहर भी एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में रोल प्ले नहीं कर रहा है, इंट्रासेलुलर के साथ साथ सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ भी क्या करता है, एक्सपोर्ट करने का काम करता है। At some places, at some places, ER is also connected to plasma membrane, plasma membrane। So ER
can secrete the materials outside simply. So ER can secrete the materials to the outside. ये क्लियर है कि ER जो है वो ना ही सिर्फ इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में रोल प्ले कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि सेल से सब्सटेंसेस को बाहर भी भेज रहा है। लिखिए तो दो फंक्शंस अभी तक हम लोगों ने देख लिया, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा ट्रांसपोर्ट। हो गया? चलिए, तो देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है भाई, रफ ईआर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तीसरा जो है वो हमारा काम क्या हो गया, फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मल्टीपल फंक्शंस है ईआर का, और भी फंक्शंस है, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड सिंथेसिस की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये कौन सा करेगा, आरईआर वाला पार्ट करेगा। नेक्स्ट लिपिड का भी सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लिपिड्स हो गए, कौन कौन से, एक तो मोस्ट कॉमनली हमारा क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया भाई, फॉस्फोलिपिड्स, ये तो काफी एसेंशियल है, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट होता है, एक और जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैंने बताया था, जिसको हम लोग कोलेस्टेरॉल कहते हैं, कोलेस्टेरॉल, ये हो गया। फिर देखिए लिपिड सिंथेसिस के बाद क्या हो गया, हम कह सकते हैं ये जो है लिपिड सिंथेसिस ये कौन कर रहा है, एससीआर कर रहा है। एक और चीज, अब देखो समझना इस चीज को कि जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, या कोई भी ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सरफेस एरिया पे ना बड़ा डिपेंड करते हैं। सरफेस एरिया जैसे कि कॉमन एक हम बता रहे हैं कि आपने एब्जॉर्प्शन टर्म सुना है, जैसे इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया, मान लो कि एक यहाँ से यहाँ तक एक पीस ऑफ पेपर है, एंड एक दूसरा यहीं से यहाँ तक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन वो फोल्डेड पेपर है, ऐसे 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 सेम लेंथ का,
लेकिन जब इसको हम लोग खोलेंगे तो एक्चुअली ये वाला जो पीस ऑफ पेपर होता है ये कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें और इसमें सरफेस एरिया जाहिर सी बात है इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ना उतना ज़्यादा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो मान लो कि एक सेल था जिसके पास ये ऐसा मेम्ब्रेन था। अब क्या हुआ, उसके पास ये वाला सरफेस एरिया है बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। अब मान लो यहाँ पे ट्यूब का नेटवर्क आ गया तो और सरफेस एरिया बढ़ गया ना, फिर ये भी सरफेस एरिया हो गया जिसपे रिएक्शन हो सकता है। इसके अंदर पे भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मैं मेरे कहने का मतलब सिर्फ सिंपल यही है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, और बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड ये जो फिनोमेनन है इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा सेल का जो है वो मेटाबॉलिक स्पीड होगा, या मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं। उतने तेज़ी से उसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते रहेंगे। तो क्योंकि ईआर जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ईआर जो है वो सेल के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज इट इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया। तो हम कह सकते हैं कि ये ईआर जो है ये इसका और फंक्शन क्या है भाई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, देखिए हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि सिंस जो सरफेस एरिया है वो ईआर बढ़ा रहा है, ईआर इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया surface area, the metabolism of cell increases, metabolism of cell increases, metabolism of cell increases। अब देखिए जब भी सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन होता है तो एक नया न्यूक्लियस बनता है। तो आप हम लोग इस चैप्टर के जस्ट बाद सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब सेल टूटता है, दो सेल में बढ़ता है, तो एक्चुअली उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है एंड दो नया न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने से पहले उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ईआर जो प्रेजेंट होता है वो टूट जाता है। तो टूट जाता है एंड उस पुराना जो न्यूक्लियस था उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही दोनों मिलके नए जो न्यूक्लियस बनते हैं उसका न्यूक्लियस बनाता है। मतलब नए जो दो न्यूक्लियस बनते हैं उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। यस रौनक, डाइकैरियोटिक फेज जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि ईआर क्या है, जो सेल डिवीजन के दौरान नए जो न्यूक्लियस बनते हैं उसका न्यूक्लियर फॉर्मेशन करता है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है ईआर का वो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। हम कह सकते हैं इसमें कि जो टूटे हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, फ्रैगमेंटेड वेसिकल्स ऑफ न्यूक्लियर
membrane and ER forms new nuclear membranes during cell division. सेल डिवीजन के दौरान नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का काम होता है। हो गया। देखिए और क्या फंक्शन है, ईआर ना तो सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा है बना रहा है, ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी उसका भी फॉर्मेशन करता है, लाइजोसोम उसका भी फॉर्मेशन करता है, एंड बहुत सारे ना स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक परऑक्सीजोम्स होता है, एक को हम स्फेरोसोम्स कहते हैं, ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं, सबको कलेक्टिवली मिला के हम माइक्रो बॉडीज के नाम से जानते हैं। तो ईआर जो है वो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी बनाता है। गोल्गी बॉडी के साथ साथ क्या है, वो माइक्रो बॉडीज एंड लाइजोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन हम कह सकते हैं वो क्या हो गया भाई, वो है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, गोल्गी बॉडी एंड माइक्रो बॉडीज। एक्चुअली जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं ना जो कि सेल में पाए जाते हैं, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, दो को छोड़ के, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा वाला जो है हमारा वो कौन सा है, तो दूसरा वाला जो है हमारा वो है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड हम कह सकते हैं। हाँ सौरभ बोलिए, कुछ बोल रहे। नो सर। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनेल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होता है, ऑल द ऑर्गेनेल्स having membrane एक्सेप्ट कौन से दो जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड arise from
arise from ER, arise from ER, तो ये ER का काम होता है। अब देखिए ये तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तो सारा का सारा जो है कंस्ट्रक्टिव, अभी तक जो फंक्शन हम लोग देखे ये कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। कुछ डिस्ट्रक्टिव फंक्शन भी होता है। डिस्ट्रक्टिव कहने का हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ईआर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो भी पॉल्यूटेंट हुआ, कुछ केमिकल्स हुआ जो कि सेल के अंदर हार्मफुल है या सेल के लिए हार्मफुल है, उनको ईआर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब उनको, उनका जो हार्मफुल नेचर है उसको कम करता है। इसके लिए इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसको साइटोक्रोम हम लोग बोलते हैं। एंड ये साइटोक्रोम जो है वो एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ईआर जो है वो साइटोक्रोम को कंटेन करता है। तो हम कह सकते हैं अभी तक जो भी फंक्शंस थे हमारे, वो सारे के सारे तो कंस्ट्रक्टिव थे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव एक फंक्शन है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का है। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एसईआर इन्वॉल्व होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। SCR concerned with detoxification of drugs, pollutants and steroids। ये जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने क्या होता है यार, डिटॉक्सिफिकेशन में इसके पास एक इंजाइम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या रहे हैं, जो है हमारा साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 इज द, एक्चुअली जितने भी पिगमेंट्स होते हैं ना वो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जितना ये नंबर रहता है ना, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे पी, हमको फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट नज़र आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिएक्शन सेंटर होते हैं P700 P680, तो दैट इज द नैनोमीटर। एक्चुअली विजिबल स्पेक्ट्रम का जो नैनोमीटर होता है वो 400 to 700 होता है, नैनोमीटर वेवलेंथ का। ठीक है, तो 400 आपका वॉयलेट का होता है, 700 क्या होता है, रेड का होता है, एंड इसी के बीच सारे कलर्स होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गया, 450 के आसपास, मतलब ब्लू रीजन में है ये। तो साइटोक्रोम 450 ये जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इंजाइम लाइक काम करता है एंड डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये काम कैसे कर रहा है, एक्ट्स एज एन एंजाइम, काम क्या चीज में करेगा भाई, काम ही करेगा डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, ये तो हो गया डिटॉक्सिफिकेशन की बात। एंड लास्ट एक पॉइंट है हमारा, लास्ट फंक्शन है, इसी पेज में मेंशन कर देते हैं कि देखो गोल्गी बॉडी जो है ये बना हुआ है ईआर के ही कंपोनेंट से, ईआर ही इसको बनाया है। तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ पैकेजिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन जो सब्सटेंस मान लो पैक करना है, जैसे सिंपल बता रहे हैं कि गोल्गी बॉडी इज लाइक जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, इट पैकिंग, वो पैकिंग कर रहा है सब्सटेंस, उसको मैन्युफैक्चर करके ईआर दे रहा है, या जो भी सब्सटेंस है ईआर प्रोवाइड करता है कि भाई पैक करो, तुम पैक करो और पैक करके उसको भेजो बाहर की तरफ। तो इसके जस्ट बाद हम लोग गोल्गी बॉडी ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनेल। लेकिन मेन फंक्शन हम बता दे रहे हैं, ईआर का जो सब्सटेंसेस है, गोल्गी बॉडी जिसको पैक करता है, उसका रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ईआर ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है ईआर
लिखिएगा ई आर, सॉरी ER provides precursor of secretory materials to Golgi body, to Golgi body, to Golgi body। ये इसका इतना फंक्शन है। तो फंक्शंस, सारे फंक्शंस को हम लोगों ने देख लिया, बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस थे एंड सारे फंक्शंस को हम लोगों ने देख लिया। इस फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है एंड पढ़ने के बाद इससे क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आपसे, तो देखो 11th मान के चलो कि 11th जो तुम्हारा है प्योरली तुम ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म पे ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, सब्जेक्टिव उतना हम नहीं भी ध्यान देंगे। तो मैं सब्जेक्टिव, क्योंकि 12th का बोर्ड्स का एग्जामिनेशन जो आपका होगा तो उसमें तो 12th का ही सिलेबस पूछा जाएगा। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है क्लास 11th को लेके। 12th में ऑब्जेक्टिव तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल से होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखना है किसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी डिफरेंट वेराइटीज़ के बन रहे हैं उनको हमको सॉल्व करना है। अब देखो ये जो है ये तो हमारे फंक्शंस हो गए। अब इसके बाद से हमको कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं ईआर के, कि ईआर भी है जो मॉडिफाई करता है डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग उसका काम के लिए अलग अलग उसका नाम होता है। तो यही थोड़ा सा हमको पढ़ना है मॉडिफिकेशन। हो गया, लिख लियो ये। स्टेरॉइड्स क्रश, स्टेरॉइड्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक सब्सटेंस का टाइप होता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे भी स्टेरॉइड्स हैं। कुछ सिंथेटिक स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन में काम आते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा कोविड के केस में स्टेरॉइड्स का यूज़ किया गया है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट भी हुआ है कि वो कोविड तो के लक्षण को तो कम किया, लेकिन साथ ही साथ है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट के डिजीज, बहुत सारे लोग जो है हार्ट फेलियर की वजह से मर गए, कोविड से ठीक हो गए, हार्ट फेल कर गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए सार्को वर्ड ना मसल्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं मसल सेल के साइटोप्लाज्म को, मसल सेल के हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल सेल का होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि एक वो अलग काम करता है जो कि नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए ना कैल्शियम आयन चाहिए होता है, समझना इस चीज को। मतलब जो मसल सेल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन का स्टोरेज ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। बेसिकली ये एसईआर होता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ईआर होता है। इसको कॉमनली एस आर भी बोलते हैं। देखो एस सी आर अलग चीज है, आर ई आर अलग चीज है। एस आर मतलब क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम कह सकते हैं दीज स्मूथ ई आर, दीज स्मूथ ई आर occurs in occurs in skeletal and smooth muscles, smooth muscles SR stores calcium ion एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जैसे कि एटीपी वगैरह हो गया, एनर्जी रिच कंपाउंड्स जैसे कि एटीपी वगैरह हो गया, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है पहला हम लोगों का मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग एर्गास्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए, तो एर्गास्टोप्लाज्म बता दें। हो गया। देखिए, अर्गास्टोप्लाज्म हम लोग किसको कह रहे हैं, समझना इस चीज को, कि अगर सिस्टर्नी का ये छोटा छोटा टुकड़ा है, ऐसे ऐसे सिस्टर्नी का छोटा छोटा टुकड़ा है, एंड इस सिस्टर्नी के छोटे छोटे टुकड़े पे अगर राइबोसोम एसोसिएटेड होता है, हम कह सकते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ
fragments of cisternae, स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ सिस्टर्नी, जिसपे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। तो इन्हीं स्मॉल फ्रैगमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं भाई, एर्गास्टोप्लाज्म कहते हैं फिर, ठीक है, इसको हम लोग एर्गास्टोप्लाज्म कहते हैं। एर्गास्टोप्लाज्म नर्व सेल में जो होता है ना, एर्गास्टोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल, इसके लिए एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उन साइंटिस्ट का नाम निजल था, तो इसको निजल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं, निजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इसको हम लोग निजल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने नर्व सेल में क्या किया था, ये एर्गास्टोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। एर्गास्टोप्लाज्म है क्या भाई, कि कुछ छोटा छोटा जो सिस्टर्नी टुकड़ा के रूप में है, एंड टुकड़े के ऊपर क्या है कि राइबोसोम्स अटैच ही होते हैं। हो गया, चलिए, तो एर्गास्टोप्लाज्म हो गया। इसके बाद से एक और मॉडिफिकेशन है हमारे पास, इसका नाम माइलॉइड बॉडीज होता है, इसको माइलॉइड बॉडीज कहते हैं, माइलॉइड बॉडीज। ये हमारा तीसरा मॉडिफिकेशन है। ये भी माइलॉइड बॉडीज भी क्या है, ये भी एक तरह का एससीआर ही होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, जो कि थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड इन द सेंस कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेशलाइज्ड एससीआर। स्पेशलाइज्ड एससीआर है किस चीज के लिए भाई, फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट, लाइट, या फिर इनको हम लाइट सेंसिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका मेन जो, अगर लोकेशन की हम बात करें तो लाइट जो है, जाहिर सी बात है, लाइट से रिलेटेड चीज कहाँ रहेगा, आंखों के अंदर रहेगा, तो जो पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल है उनमें पाया जाता है, फाउंड इन पिगमेंटेड epithelial cells, epithelial cells of the retina, of the retina, pigmented epithelial cells of the retina, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइलॉइड बॉडीज कहते हैं।
चौथा और आखिरी हमारा जो मॉडिफिकेशन है, इनको हम माइक्रोसोम्स कहते हैं। ये तो माइलॉइड बॉडीज तक बता रहे माइक्रोसोम्स। हो गया। सर थर्ड पॉइंट एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए। इसको थर्ड पॉइंट। अच्छा, देखिए, हम कह रहे हैं जो माइलॉइड बॉडीज है, माइलॉइड बॉडीज ये भी एक एससीआर का मॉडिफिकेशन है, जो मेन काम क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कहाँ पाया जाता है? जाहिर सी बात है, लाइट का एब्जॉर्प्शन आईज में होगा। आई का कौन सा पार्ट? रेटिना। तो रेटिना में जो पिगमेंट है, जिसमें कि क्या होता है कि जो कलरफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो एपिथेलियल, मतलब कि सबसे बाहर वाला लेयर जो है रेटिना का, उनमें ये सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर ये माइलॉइड बॉडी पाया जाता है, जो कि स्पेशलाइज्ड एससीआर है। देखिए, लास्ट है हमारा माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स की हम बात करें ना, तो माइक्रोसोम्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर पाए नहीं जाते हैं। मतलब सेल के अंदर जब सेल लिविंग स्टेट में रहता है तब उसमें ये पाए ही नहीं जाते हैं। मतलब अब ये पाए कब जाएंगे? तो जब साइंटिस्ट ईआर को निकालना चाहते हैं, ईआर को क्यों निकालना चाहेंगे? क्योंकि अगर मान लो हमको लैब में प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो हम कैसे करेंगे? हमको तो राइबोसोम्स चाहिए होगा। तो ये राइबोसोम्स पाए कहाँ जाएंगे? ईआर आरईआर के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट जब सेल को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं हाई स्पीड पे, एंड उससे क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में ईआर जो बाहर निकलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से वो छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को, जो कि क्या है, आरईआर और राइबोसोम से बना होता है, इन्हीं को माइक्रोसोम कहते हैं। माइक्रोसोम कहाँ मिला? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, मतलब सेल के मरने के बाद मिला। मतलब लिविंग सेल में माइक्रोसोम पाया ही नहीं जाएगा। तो माइक्रोसोम का यूज़ क्या है? साइंटिस्ट जो लैब में प्रोटीन बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। तो लैब वाले चीज़ों को इन विट्रो कहते हैं। तो इन विट्रो दो है, बाहर बॉडी के बाहर बना रहे तो इन विट्रो बोलेंगे, एंड बॉडी के अंदर बना रहे तो इन वीवो बोलते हैं। तो इन वीवो नहीं है, इन विट्रो, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो माइक्रोसोम्स सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये ऐसे है जो कि डू नॉट फाउंड इन लिविंग सेल, फाउंड इन लिविंग सेल। ठीक है, निकाला कैसे जाता है? एक्सट्रैक्टेड बाय fragmentation, fragmentation and high speed centrifugation of cell, of cell। अगर हम बोले कि ये है क्या, तो है भाई क्या, pieces of ER with associated ribosomes।
pieces of ER with associated ribosomes. ठीक है, यही है मेन हमारा माइक्रोसोम्स। ठीक है, काम क्या होता है भाई, इसका काम जो है वो है इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर मैं यूज की बात करूं तो यूज क्या है, इन विट्रो मतलब लैब में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसी के साथ जितने भी मॉडिफिकेशंस थे ईआर का हमने पढ़ लिया, एंड ओवरऑल ईआर भी हमारा खत्म हो गया एज एन ऑर्गेनेल। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल हमें पढ़ना है वो है गोल्गी बॉडी। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बताया स्वयं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, लाइजोसोमल मेम्ब्रेन हो गया, ये सारे बनाते हैं। हो गया, चलिए। तो हम लोगों का गोल्गी बॉडी स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हम लोग देखो, हम लोग पढ़ रहे थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें पहला जो ऑर्गेनेल था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे ऑर्गेनेल की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा वाला जो ऑर्गेनेल है भाई वो है हमारा गोल्गी बॉडी। सेकेंड ऑर्गेनेल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सेकेंड ऑर्गेनेल, इसको हम गोल्गी बॉडी कहते हैं, गोल्गी बॉडी। अब देखो गोल्गी बॉडी जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैमिलो गोल्गी था, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि न्यूक्लियस के बाद एक हमको डेंस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि एक लोकलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड रहता है, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो कैमिलो गोल्गी उनका नाम था, कैमिलो गोल्गी। बहुत पहले इन्होंने बताया था, लगभग हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 1898 में बताया था कैमिलो गोल्गी। गोल्गी बॉडी का ना बहुत सारा नाम रखा गया, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एक नाम जो है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कि एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठा रहता है। इसको गोल्गी अपरेटस भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक मशीन के तरह काम कर रहा है कि भाई पैकेजिंग वगैरह काम कर रहा है। गोल्गी अपरेटस के साथ साथ इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। फिर क्या है भाई, इसी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी तो हो ही गया। एक और वर्ड है जिसको डिक्टायोसोम्स कहते हैं। प्लांट सेल में ना ये एक से ज़्यादा नंबर में छोटे छोटे फ्रैगमेंट में पाए जाते हैं, जिनको कलेक्टिवली सबको मिला के हम लोग डिक्टायोसोम्स कहते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में, ठीक है, डिक्टायोसोम्स कहते हैं। फिर इसको हम लोग लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये लिपिड से काफ़ी इनरिच्ड रहता है, इसीलिए इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं हम लोग। देखो कितना नाम है, कई बार ऑप्शंस जो आपके दिए रहते हैं आंसर में, तो यही सारे सिनोनिम्स को यूज़ किया जाता है, तो कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसी लाइपोकॉन्ड्रिया या इसी गोल्गी बॉडी को आइडियोसोम्स भी कहते हैं। इन्हीं को एक और नाम दिया गया है, बेकर्स बॉडी भी कहते हैं, बेकर्स बॉडी। बेकर्स बॉडी के साथ साथ एक और नाम है जिसको ट्रोफोस्पोंजियम भी बोलते हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा इसका नाम है। अगर टोटल काउंट करें तो कितना हो गया, एक तो गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दूसरा, गोल्गी अपरेटस 3, डाल्टन कॉम्प्लेक्स 4, डिक्टायोसोम 5, 6, 7, 8, 9, 9 नाम है इसका। यस क्रिस, बहुत सारा नाम इसका। याद इसमें 2-3 बार पढ़ोगे ना तो देखो आप समझो इस चीज़ को कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अगर आप पढ़े रहोगे, याद भी करने की जरूरत है। और याद रखिए, बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें आपको बहुत हम कह सकते हैं लिमिटेड पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए बायो सबसे आसान लगता है, इसीलिए ना अगर मैं टोटल सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक्चुअली बायो बहुत इजी होता है। इजी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक वगैरह, कोई इंटेलेक्ट आपका काम नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं, एक मैकेनिज्म को समझना होता है, इन चीज़ों को याद करना होता है। तो ये आसान लगता है एंड पढ़ने में भी ये आसान लगता है, क्योंकि कोई सिंपल एक बुक भी लेके बैठेगा तो उसको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कोई इक्वेशंस वगैरह इसमें नहीं होते हैं। लेकिन इसका एक मेजर ड्रॉबैक होता है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, तो इसी सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ने की आपको कोशिश रहती है। आप इसको सोचते हो बहुत अच्छे से पढ़ ले, डीपली पढ़ ले, 3-4 बुक पढ़ने लगोगे। और अभी से क्या होता है ना कि आप बहुत डाइवर्टेड होते हो, एकदम फैल जाते हो, ठीक है। तो अभी आपको रेस्ट्रिक्टेड रहना है एंड इंटायरली 2 साल आपको रेस्ट्रिक्टेड रहना है, स्पेशली बायो को। आपको क्लास नोट्स एंड अगेन एक एक आपको क्वेश्चन बैंक रखना है कि आप प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन देख लेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आया है, बस
इसके अलावा कुछ नहीं। बायो में कोई लॉजिक काम नहीं करता है, बायो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती है कि आप एक एक चैप्टर में 300 400 क्वेश्चन बना रहे हो। दो वो जल्दी भी बन जाता है बायो का क्वेश्चन, लेकिन उतना बनाने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट से आपके क्वेश्चंस रिवाइड होते रहेंगे। आपको मेनली फोकस करना होता है कंसेप्ट्स पे एंड चीज़ों पे, मतलब जो कि आपको याद करना है, एंड कॉन्शियसली सबको रटना भी नहीं, क्योंकि देखो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने सारे नाम है, याद वाद तो रहेगा नहीं, एग्जाम में याद भी नहीं आएगा। लेकिन आप समझो कि आपके सामने अगर आप पढ़े रहोगे कम से कम 3 से 4 बार अच्छे तरीके से, तो सामने ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन आप क्लिक कर दोगे, पढ़ोगे, समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड ऑप्शन सही कर दोगे। तो बायो में आपको हमेशा टारगेट करना है कि कंटेंट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो, एंड उस पर आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक की बात करूं तो एनसीईआरटी बुक को कम से कम नीट के एग्जाम देने से पहले आपको 40 से 50 बार रिवाइज करना होगा। लग रहा है ये बहुत बड़ा नंबर, लेकिन आप लास्ट में क्या हो जाएगा, जब सारे चैप्टर्स आप पढ़ लोगे ना, तो हर 6 घंटा आपको लगेगा पूरा का पूरा 11th का सिलेबस रिवाइज करने में 6 घंटा लगेगा आपको, 12 का सिलेबस लगभग 6 क्या 5 घंटा या 4 घंटा ही लगेगा 12 का सिलेबस रिवाइज करने में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप रिवाइज करते हो तो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि आप एक गो थ्रू करते रहते हो कि अच्छा ये आता है, हाँ ये याद है, दिमाग में चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कि हाँ ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो ये क्विक रिवीजन होता है। तो मान के चलो कि इनिशियल जो पहला आपका स्टडी है वो बहुत टाइम लेता है, लेकिन जैसे जैसे आपके रिवीजन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ता है। एंड बायो एग्जामिनेशन जो नीट का हो रहा है उसमें एक्यूरेसी का ही गेम है, यहाँ पे नॉलेज का गेम ही नहीं है, यहाँ एक्यूरेसी का गेम है। सोच लो इतना ज़्यादा कट ऑफ है, 610 पे भी बिहार में 609 पे कट कॉलेज नहीं मिला था लास्ट ईयर आउट ऑफ 720। तो देखो कितना ज़्यादा कट ऑफ है। मिनिमम आप जब दोगे तो आपको 640 650 स्कोर करना होगा आउट ऑफ 720। सोचो कि एक ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम जिसका कट ऑफ ही जा रहा है 89-90% के आसपास, तो कितना टफ हो गया ये एग्जामिनेशन। एंड इसमें एक्यूरेसी का ही गेम है, नॉलेज का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आसान होता चला जा रहा है। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो गोल्गी बॉडी का नाम तो हम लोग देख लिए। अगर मैं गोल्गी बॉडी की बात करूं तो जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस के पास जहाँ पे ना ऐसे कुछ वाईफाई जैसा स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को भी। जहाँ पे गोल्गी बॉडी पाया जाता है ना वहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, या हम कह सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसका डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये क्या रहता है, न्यूक्लियस, जाहिर सी बात है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। ये न्यूक्लियस हो गया। एंड गोल्गी बॉडी जहाँ पाया जाता है ना वहाँ पे कोई दूसरे ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। तो इस जोन को हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, क्योंकि वहां पे दूसरे कोई ऑर्गेनल पाए ही नहीं जाते हैं। इसको हम लोग जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जहाँ गोल्गी बॉडी पाया जाता है उसके अराउंड कोई भी दूसरे ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, तो इस जोन को जोन ऑफ एक्सक्लूजन हम लोग कहते हैं। हो गया, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। एंड यहाँ तक हम लोगों का जोन ऑफ एक्सक्लूजन तक हो गया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी का पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी के फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, एंड फर्दर फिर आगे भी पढ़ेंगे। ज़्यादा अब नहीं है, अब हम लोग बढ़ रहे आगे, ऑर्गेनल धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हो गया आपका, सेंट्रियोल पढ़ना है, सीलिया फ्लैजिला, एंड लास्टली न्यूक्लियस पढ़ना है। न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह बता देंगे, एंड उसी से चैप्टर हम स्विच कर लेंगे सेल डिवीजन में, क्योंकि क्रोमोसोम के ही स्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर है सेल डिवीजन वाला। एंड मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, फिर 9 पढ़ेंगे जो कि बायोमॉलिक्यूल्स है।
पहले यूनिट 3 पूरा करेंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ये 1 2 4 5 ऐसे पढ़ेंगे। क्रिश, अभी लेक्चर्स मिनिमम मैं कहूँ तो 4 to 5 लेक्चर्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर एज वेल, बिकॉज वी आर गोइंग एट अ स्लोअर पेस, कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, इसी वजह से। एंड क्योंकि ये पहला चैप्टर है तो थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं कि आप भी रिलेट कर सको, क्योंकि सडन आपको बहुत ज़्यादा लोड मिलेगा तो आप नहीं, आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें टफ हो गई हैं। हो गया, देखिए तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे। जो भी रिवीजन के लिए कौन कौन से है बच्चे, निश्चिता आप हो, सौरभ, एंड बाकी लोग तो पुराने हैं। और कोई है क्या निश्चिता और सौरभ को छोड़ के? निश्चिता एंड सौरभ Yes, sir. आप लोग हैं तो मैं एक और लिंक बना के अभी शेयर करूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? Okay. 12 o'clock से Okay, sir. रिवीजन कर लेंगे। 12 o'clock से सौरभ और निशिता मैं लिंक बना के शेयर करूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बाय एवरीवन।